नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वो युद्ध जिसने अंग्रेजों को दिया भारत पर शासन करने का मौका, जाने युद्ध के घटनाक्रम। यह युद्ध 22 अक्टूबर में अंग्रेजों और मुगलों की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इसी के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला राज्यपाल भी बनाया गया। आइए इसी युद्ध के बारे में हम चर्चा करते हैं। बक्सर के युद्ध को भारत का इतिहास बदलने वाला युद्ध के तौर पर जाना जाता है। यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के नेतृत्व में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया। इस युद्ध ने भारत पर अंग्रेजों के कब्जा जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूपीएससी की परीक्षा में इतिहास विषय के उम्मीदवारों से इस युद्ध के बारे में कई सवाल विस्तृत रूप से पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर इस युद्ध की पूरी जानकारी चरणबद्ध तरीके से पॉइंट में दे रहे हैं। युद्ध की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए हम सबसे पहले मीर कासिम की बात करेंगे। मीर कासिम, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को पद से हटाकर बंगाल का अगला नवाब बनाया था। इसे अलीवर्दी खान के सभी उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य माना जाता था। मीर कासिम ने अपने राज्य में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए और वर्ष 1762 में अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो कि बिहार में स्थित था, में स्थानांतरित कर दिया। ऐसा इसलिए मीर कासिम ने किया क्योंकि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप से परेशान हो चुका था। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इसने धन और कुशल सेना के महत्व को समझा और उसे बढ़ाया। मीर कासिम स्वयं को एक स्वतंत्र शासक मानता था, वहीं अंग्रेज उसे अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे, लेकिन मीर कासिम को यह कतई बर्दाश्त नहीं था। आंतरिक सीमा शुल्क से बचने के लिए अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1717 के फरमान का दुरुपयोग किया जा रहा था, जो कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किया था, जिस कारण मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी करों को समाप्त कर दिया। इसका अंग्रेजों ने कड़ा विरोध किया और उसके द्वारा अन्य व्यापारियों को तरजीह देने की मांग की गई। इसको लेकर मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। वर्ष 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर में अंग्रेजों की जीत हुई। हार के बाद मीर कासिम अवध भाग गया और अंग्रेजों को हराने के लिए उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक संघ का गठन किया। 22 अक्टूबर 1764 में बंगाल से अंग्रेजों को बाहर करने के अंतिम प्रयास में मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना लड़ने के लिए एक साथ आई। 2 दिन तक भयंकर युद्ध चला, जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व एक तरफ मेजर हेक्टर मुनरो कर रहा था तो उसी तरफ संयुक्त सेना का नेतृत्व मीर कासिम कर रहा था। यह युद्ध बक्सर में नवाबों और मुगल सम्राट की सेनाओं के बीच भयंकर हुआ, जिसमें नवाब और मुगल सम्राट की सेनाओं को ब्रिटिश सेना ने 2 दिन में ही पराजित कर दिया। इस युद्ध का परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है। बक्सर की इस निर्णायक लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश शासन का मौका दिया, साथ ही अंग्रेजों द्वारा कठपुतली नवाब के माध्यम से बंगाल पर शासन करने की परंपरा का भी अंत कर दिया। इस युद्ध के बाद वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल अंग्रेजों को दे दिया। इलाहाबाद की संधि को करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने लंदन से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा था, क्योंकि वह बंगाल की स्थिति को बहुत पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानता था। इस संधि के बाद ही रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला राज्यपाल भी बनाया गया। आइए अब बक्सर के युद्ध का महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बक्सर की लड़ाई प्लासी की लड़ाई के विपरीत एक पूर्ण युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था, जबकि प्लासी की लड़ाई में तो
कूटनीति और विश्वासघात का युद्ध था, जबकि यह लड़ाई एक पूर्ण रूपेण कौशल से युक्त लड़ाई थी। इस लड़ाई का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें न केवल बंगाल के नवाब बल्कि भारत के मुगल सम्राट भी अंग्रेज़ों से हार गए थे। इस जीत ने अंग्रेज़ों को उत्तरी भारत में एक महान शक्ति और पूरे देश ऊपर वर्चस्व का दावेदार बना दिया। इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने वर्ष 1763 में मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र अपनी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, बर्दवान और चटगांव जिलों को अंग्रेजी कमान के हाथों में सौंप दिया। अंग्रेज़ों को नमक पर 2% के शुल्क को छोड़कर बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति भी दे दी। मीर जाफ़र की वर्ष 1765 में मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके बेटे नज्म उद दौला को बंगाल की गद्दी पर बिठाया गया। हालांकि उस समय भी प्रशासन की वास्तविक शक्ति अंग्रेज़ों के पास ही थी। नज्म उद दौला ने कंपनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसके अंतर्गत उसे प्रति वर्ष 33 लाख रुपए का पेंशन भोगी बना दिया गया। यह राशि प्रत्येक नए उत्तराधिकारियों के साथ लगातार कम होती चली गई। इस पेंशन को वर्ष 1772 में अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया और बंगाल का प्रत्यक्ष रूप से प्रभार अपने नियंत्रण में ले लिया। बक्सर युद्ध के बाद वर्ष 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नवाज शुजाउद्दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की 2 संधियां हुई। आइए विस्तार से इलाहाबाद की दोनों संधियों की चर्चा करते हैं। इलाहाबाद की पहली संधि 16 अगस्त 1765 को हस्ताक्षर हुए थे। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। यह संधि बक्सर की लड़ाई के बाद हुई थी। इस संधि की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में हम सभी को जान लेना चाहिए। इलाहाबाद की प्रथम संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। कंपनी ने कारा और इलाहाबाद के जिलों को अवध के नवाब से छीनकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए सालाना पेंशन देने का वादा कर उसे भी अपनी तरफ मिला लिया। इलाहाबाद की प्रथम संधि के बाद से भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत माना जाता है। इस संधि को इतिसाम उद्दीन, एक बंगाली मुस्लिम मुंशी और मुगल साम्राज्य के राजनयिक ने हस्तलिखित किया था। अब इलाहाबाद की दूसरी संधि की चर्चा करते हैं। इस संधि के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और करा के क्षेत्र मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिए थे। अंग्रेज़ों को इस संधि के तहत अवध के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की अनुमति भी अवध के नवाब की ओर से दे दी गई थी। इस संधि के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़े थे। यह राशि अवध के नवाब को 2 किस्तों में चुकानी थी। इसके तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उनकी जागीर वापस लौटानी पड़ी थी। आइए अब इलाहाबाद की संधियों के परिणाम पर चर्चा कर लेते हैं। इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूल करने के कानूनी अधिकार प्राप्त हो गए थे। इसके बाद अंग्रेज़ों को अब भारत में अपना व्यापार करने के लिए ब्रिटेन से राशि या अन्य कीमती धातुएं लाने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। अब अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी से वसूल की गई राशि के माध्यम से ही भारत से सस्ती दरों पर वस्तुएं खरीदते थे और उन्हें ब्रिटेन के बाजार में जाकर महंगे दामों पर बेच देते थे। इससे कंपनी को भारी मुनाफा होता था। इसके अलावा अब इन क्षेत्रों के दीवानी अधिकारों से प्राप्त हुए राजस्व के माध्यम से कंपनी भारत में ही कच्चा माल खरीदती थी और ब्रिटेन की कंपनियों को उसकी आपूर्ति करती थी और फिर ब्रिटिश कंपनियों में निर्मित हुए कच्चे माल को भारतीय बाजार में लाकर बेच देती थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत में न सिर्फ हस्तशिल्प उद्योग का पतन होता चला गया बल्कि भारतीय संसाधनों का ब्रिटेन की ओर प्रवाह भी तेज होता चला गया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध ने न सिर्फ भारत में अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन की स्थापना कर दी बल्कि भारत की शाश्वत लूट का दौर भी प्रारंभ कर दिया गया। इस ऐतिहासिक युद्ध के बाद भारत अनवरत गरीबी की ओर बढ़ता चला गया। बक्सर के युद्ध का ही परिणाम हुआ कि भारत की गरीबी की कीमत पर ब्रिटेन की समृद्धि साकार हुई।
ये थी पूरी बक्सर के युद्ध की पूरी परिचर्चा। यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी ऐसे ही आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को आपके सामने पेश करूंगा और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने की पूरी सहयोग करूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।